चलिए तो अपने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब नया सब्जेक्ट है आज जो अपना CS प्रोफेशनल का ग्रुप 2 है, मॉड्यूल 2 है, उसमें पेपर नंबर 5 है। बात कर रहे हैं CFSM की। अब CFSM एक सब्जेक्ट में इन्होंने 2 टॉपिक्स रखे हुए हैं जैसे हम जानते हैं। तो CF जो है कॉर्पोरेट फिनांस, वो 60 मार्क्स का वेटेज है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं 40 मार्क्स का वेटेज है। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब ये सारा कंटेंट जो है पहले भी ओल्ड सिलेबस में एग्जीक्यूटिव लेवल पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको काफ़ी चेंज किया है। तो जिसने अगर ओल्ड सिलेबस किसी ने पढ़ा भी है और आपने पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा है तो उससे एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा सेम ही चीज़ पढ़ रहे हैं, बिकॉज पूरा एग्जाम का पैटर्न भी डिफरेंट है। तब MCQ चलता था SM में, अब तो सब्जेक्टिव आ चुका है और टॉपिक बहुत बेटर किया है। मतलब जो इंस्टीट्यूट ने कंटेंट रखा है ना उसको बहुत अच्छे से रिफाइन किया हुआ है, तो पढ़ने में उल्टा मज़ा आएगा। अब जो सब्जेक्ट का अप्रोच है ना, पहले वो थोड़ा आपको क्लियर रखना है। सब्जेक्ट को हम थियरी के तौर पे या अगर लर्निंग के तौर पे पढ़ने जाएंगे तो आपके लिए इस चीज़ को प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज फिर वो रटने जैसा हो जाएगा। और अगर आप उसको वैसे लिखने जाओगे वर्ड टू वर्ड एग्जाम में तो लैंग्वेज नहीं आएगी। स्ट्रैटेजी एक एग्जीक्यूशन की चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ है। इसको जितना आप रियल केस स्टडीज़ और रियल कंपनीज के एग्जाम्पल्स के थ्रू रिलेट करोगे और उसके बेसिस पे अपने वर्ड्स में लिखोगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने भी स्ट्रैटेजी के जितने एग्जाम्स जहाँ पे भी लिखे हैं, MCOM में, MBA में, सब जगह मैं यूजुअली वही ट्राई करता हूँ कि कंसेप्ट को केसेस के फॉर्म में रियल एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करा के समझाऊँ। चेक करने वाले को समझ आना चाहिए कि मैं स्ट्रैटेजी समझ के लिख रहा हूँ, याद करके नहीं लिख रहा हूँ। मार्क्स अपने आप मिल जाते हैं। अब जो पेपर है आपका 60-40, उसमें CF में कुछ लिमिट्स याद करने वाला एक बर्डन रहता है। CF थोड़ा सा टेक्निकल भी है कंपेरेटिवली, तो वहाँ पे आपका एफर्ट बढ़ जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी ये इन्होंने जो 40 मार्क्स यहाँ पे रखा है, ये पूरा रिवर्स सिचुएशन है। यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपको वर्ड टू वर्ड रट के लिखना है। उल्टा जितना आप यहाँ समझ के लिखोगे आपका सब्जेक्ट पे प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ये वाले पोर्शन में आप अपने मन से, अपने दिमाग से लिख सकते हो। सेंटेंस फॉर्मेशन आपका है, लैंग्वेज ग्रामर आपका है, लेकिन सिर्फ आपको वो एग्जाम्पल रिलेट कराना है जो टॉपिक उन्होंने पूछा है। हाँ, जहाँ पे हेड पॉइंट्स आएंगे, जहाँ कंसेप्ट आएंगे, वहाँ तो आपको वो चीज़ें यूज़ करनी ही पड़ेंगी, लेकिन मेजॉरिटी एक्सप्लेनेशन जो है वो केस स्टडीज़ के बेसिस पे और एग्जाम्पल्स के बेसिस पे होगा। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारी केस स्टडीज़ जो है वो रखी है, नोट्स में भी इंक्लूड की है, एडिशनली भी रखी हुई है, और बाकी जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मैं आपको रियल एग्जांपल्स तो प्रोवाइड करूँगा। जितने भी एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ जो भी कंपनीज़ के, वो एक्चुअली रेलेवेंट एग्जांपल्स होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ना कुछ समझाने के लिए बैठा दिया। आप मेरे दिए हुए कोई भी एग्जांपल को एग्जाम में यूज़ करोगे, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, तो वो चीज़ की श्योरिटी है। तो आराम से आप उसको लिख सकते हो, और जहाँ जहाँ एग्जांपल्स लिखे हुए नहीं है, हर जगह तो मेंशन नहीं होंगे, कुछ तो मैंने ऐड किए हुए, तो आप साथ में ना वो एग्जांपल्स, कंपनी के नाम, केस स्टडीज़ के बारे में लिखते जाना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करो तो याद आए कि हाँ इस टॉपिक में ये एग्जाम्पल यूज़ किया था और इसके बेसिस पे हमने इसको समझा था वैसे। चलिए तो शुरू करते हैं। अब जो कंटेंट है वो आपके सामने है, 6 चैप्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात की है और काफ़ी सीक्वेंशियली चैप्टर्स को भी प्लेस किया हुआ है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें रिलेट होती जाएंगी और पिछले चैप्टर से अगला वाला चैप्टर कनेक्ट होता जाएगा, वो सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा वैसा है। तो इंट्रोडक्शन, जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें इन्होंने क्या क्या बोला हुआ है। थोड़ा बहुत लैंग्वेज के साथ जाएंगे शुरुआत में, फिर आगे जाके जहाँ स्ट्रैटेजी जाएंगी, जहाँ लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे अपन फिर उसको एग्जांपल्स के ऊपर स्विच करेंगे। वैसे इंट्रोडक्शन में बताया कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है। कुछ जनरली आप डिफाइन कर सकते हो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपके हिसाब से क्या चीज़ है, कुछ भी आपको ऐड ऑन करना है। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग हम ऑफिस से करेंगे। हाँ एग्जैक्टली। तो बिजनेस है, बिजनेस बिना प्लानिंग के होगा नहीं ना। बिजनेस बिना प्लानिंग के शुरू होता है, ना बिना प्लानिंग के मैनेज होता है। तो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या अचीव करना चाहते हो, क्यों आपने बिजनेस शुरू किया, क्यों आपने एक कंपनी बनाई, उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा। अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हम रैंडमली कुछ भी काम करते जाएंगे और सब कुछ चल पड़ेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। और बिजनेस चलाने के लिए कंपनीज इतना दिमाग लगाती है, जितना हम डिस्कस करते जाएंगे आपको पता चलेगा कि अरे लोग इतना इतना सोचते हैं, इतनी माइनर चीज़ों पर सोचते हैं, तब जाके वो आपको कन्विंस कर पाते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट खरीदो या हमारी सर्विसेज अवेल करो। क्योंकि कस्टमर के पॉकेट से पैसे निकलवाना बहुत टफ काम है, और अगर इंडियन कस्टमर है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो फिर भी अगर कंपनी जितना टर्नओवर कर रही है, इतना पैसा अर्न कर रही है, तो वो उनका बहुत स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक तरीका है। साइकोलॉजिकल, कंज्यूमर बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर, लोग कैसा सोचते हैं, कल्चरल चीज़ें, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत कुछ वो लोग सोचते हैं, और उसके बाद कुछ आपके सामने लेके आते हैं कि आप अग्री करते हो कि हम इसके लिए पे करेंगे। तो दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू कन्विंस समवन इन टूडेज टाइम कि भाई पे मी फॉर दिस, क्योंकि फ्री देने वाले बहुत बैठे हुए हैं। तो किसी से पैसा निकलवाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। तो कंपनीज कैसे
दिमाग लगाती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम सीखने वाले हैं वैसे। चलिए देखें, अब इनकी लैंग्वेज देख लेते हैं, इन्होंने स्ट्रेटेजी को कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे डिफाइन किया। It is a discipline that deals with long-term development of an organization with a clear-cut vision about organizational purpose, scope of activities and objectives। अब यही बातें नीचे बार बार रिपीट होंगी। अलग अलग थिंकर्स और स्ट्रेटेजिस्ट ने मोर और लेस सेम डेफिनेशन दी, ज़्यादा कुछ उनके पास है नहीं। तो इनकी डेफिनेशंस में क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। चैंडलर है, चैंडलर ने क्या बोला, डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड अडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू कैरी आउट दीज गोल्स। वही बात है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए हम कुछ स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, एक कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ करेंगे कि हमारे गोल्स अचीव हो जाए, ये सारी प्लानिंग करना, दिस इज़ मेनली स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये पार्ट हो गया। बाकी डेफिनेशंस में भी आप देखो सिमिलर बातें मिलेंगी। ग्लूक ने बोला सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस विच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजीज टू हेल्प अचीव कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। सेम बात, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, एक ही बात रिपीट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में देखो सेम बात, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड द एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैव वाइडर रेमिफिकेशंस। रेमिफिकेशंस का मतलब इम्पैक्ट हो गया, उसका असर, और कुछ भी नहीं, दैट इज़ इम्पैक्ट। तो भाई स्ट्रेटेजी वो होगी जिसका इम्पैक्ट बहुत वाइड होगा, लॉन्ग टर्म होगा, रिसोर्सेज का क्रिटिकल यूज़ करना आपके लिए पॉसिबल होगा, और बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो उसके थ्रेट्स को भी ओवरकम करना आपको आना चाहिए, वो भी एक स्ट्रैटेजी का मेन पार्ट होता है। नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन में बोला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेजर गोल्स एंड इनिशिएटिव्स टेकन बाय कंपनीज टॉप मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर्स। ये तो होता ही, कंपनी का मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, पैसा किसी और का लगा है, मैनेजमेंट कोई और कर रहा है, वो बातें हमने देखी हुई हैं। बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या क्या आपके पास अवेलेबल है, एंड असेसमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट्स। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आने वाली, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और केसेस आएंगे ना, आपको मज़ा आएगा, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कैसा है। अगेन सिमिलर पॉइंट, पहले तो बोला है कि जो मैनेजर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनका काम होता है स्ट्रैटेजी बनाना। उनके पास बहुत बार मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हम इसमें कैसे आगे बढ़े, तो होने भी चाहिए आपके पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए जिसके बेस पे आप डिसीजन ले सको कि भाई हमें कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। इसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ नॉट अ स्टैटिक बट इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लाइन ये लोग कमेंट ऑन द फॉलोइंग ऐसा कुछ करके क्वेश्चन बनाने में यूज़ कर सकते हैं, अंडरलाइन करके रखना, अच्छा स्टेटमेंट है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ नॉट अ स्टैटिक बट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्ट्रैटेजी एक बार थोड़ी ना बना दी, एक बार स्ट्रैटेजी बना दी, कंपनी शुरू कर दी और काम हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस है, जब तक आपकी कंपनी चल रही है डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आपको इवैल्यूएशन करते रहना पड़ेगा। इसके प्रोसेस होंगे, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है, स्ट्रैटेजी बनाने के बाद एग्जीक्यूट भी तो करनी है, एग्जीक्यूशन के बाद भी मॉनिटरिंग करनी होती है, तो वो साइकिल है, चलता रहता है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये बोला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को 4 फेजेस में इन्होंने डिवाइड किया। अब थियरी वाइज बात करें तो एक शॉर्ट नोट हो सकती है, 4 पॉइंट्स का स्टैंडर्ड आंसर। तो आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस एंड व्हाट आर इट्स फेजेस। कितनी बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। 4 पॉइंट्स हैं, अंदर की लैंग्वेज में कुछ नहीं है, हेड पॉइंट समझ लिया तो अपने वर्ड्स में जितना लिखना है आराम से लिख सकते हो। पहले बोला हुआ है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले माहौल तो समझो चल क्या रहा है। कोई भी चीज़ की प्लानिंग करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि करंट सिचुएशन क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई एनवायरनमेंट को पहले स्कैन करो। एनवायरनमेंट का मतलब आगे उसमें डिवीजन होगा इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। कंपनी के अंदर क्या चल रहा है पहले वो समझो, कंपनी के बाहर क्या चल रहा है वो भी समझो, मार्केट को समझना है, कंज्यूमर को समझना है, अपनी खुद की टीम, अपने स्टाफ की सोच कैसी है उसको समझना है। ये सब इवैल्यूएशन करने के बाद फिर आप डिसीजन लोगे कि भाई स्ट्रैटेजी कैसे बनानी। तो पहला स्टेप हमेशा स्कैनिंग होता है। अभी करना कुछ नहीं है, ऑब्जर्व करना है कि आजू बाजू चीज़ें कैसी है, उसके बेसिस पे आप कुछ आगे प्लानिंग कर पाओगे। वैसे हाँ, इसमें आगे आएगा, डिटेल में पूरा टॉपिक है। हाँ, अपने मतलब हाँ, रिसर्च वन पार्ट हो गया, बट नॉट ओनली लिमिटेड टू रिसर्च रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, लेकिन और भी चीज़ें होंगी। आपके स्टाफ का थॉट प्रोसेस कैसा है, आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ का क्या विजन है इसके बारे में, इंटरनली माहौल कैसा है। कितनी बार होता है कि एम्प्लॉयज़ कंपनी से खुश नहीं है,
ये भी एक पॉइंट होता है फॉर वेरियस रीजंस। पे स्केल हो सकता है, वर्किंग एनवायरनमेंट हो सकता है, जिस तरीके के प्रोडक्ट और सर्विसेज हम दे रहे हैं वो हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आपको अपनी कंपनी के एनवायरनमेंट को समझना है, फिनेंशियली, स्किल सेट के हिसाब से, वर्कर्स की सोच कैसी है, ये सारे पॉइंट्स होंगे। उसके बाद जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाई, क्रेडिटर्स, क्रेडिट पीरियड कितना दे रहे हैं, कंज्यूमर की आजकल डिमांड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सब कुछ आपको ओवरऑल मार्केट को अंडरस्टैंड करके फिर उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी पे जाना है। अब ये अभी सिर्फ एक छोटा छोटा पैराग्राफ है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, आगे के चैप्टर में पूरा टॉपिक है। इसके अंदर आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें आप जो फैक्टर्स समझना चाह रहे हो वो सारे मिल जाएंगे। तो अभी मैं जनरल लेवल पे रख रहा हूँ जितना उन्होंने रखा हुआ है। दूसरा बोला है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। अब देखो एनवायरनमेंट समझ लिया, माहौल समझ लिया, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, अब स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करो। तो स्ट्रैटेजी क्रिएट करना, दैट इज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। द सेकंड स्टेप, स्ट्रैटेजी बना ली, प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान में रख के। अब तीसरा स्टेप आएगा स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन। अब स्ट्रैटेजी बनाई है तो सिर्फ कागज़ पे बना के रख दोगे क्या? स्ट्रैटेजी यूज़ ही नहीं करनी तो फिर बनाई क्यों? सीधी बात है। तो स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन विल ऑलवेज बी द थर्ड स्टेप, वैसा है। और लास्ट स्टेप, स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के बाद मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, रिव्यू, जो भी आप बोलो, कि स्ट्रैटेजी आपने लगाई तो एक है ना गैप एनालिसिस होता है, रियल वर्सेस जो भी आपने एक्चुअल में जो हो रहा है और जो आपने ऑन पेपर डिसाइड किया था उसमें क्या फ़र्क है। तो भाई हमने सोचा था ऐसा होगा वैसा होगा, बट एग्जीक्यूशन के बाद सच में ऐसा हुआ भी है या नहीं, दैट ऑल्सो डिपेंड्स। तो लास्ट स्टेज इज स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। तो 4 पॉइंट्स का एक स्टैंडर्ड आंसर बन गया। इतना सा पूछेंगे तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसके। वैसा अंदर की लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई स्पेसिफिक आपको वैसे ही लिखना है, अपने वर्ड्स में बात को समझा सकते हो, वो चलेगा। इस पूरे 40 मार्क के टॉपिक में लैंग्वेज का बैरियर कहीं पे भी नहीं है। मैं वो तरीके से पढ़ाता भी नहीं हूँ और उस तरीके से पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी को अगर आप थियरी की तरह रट्टा मार मार के पढ़ोगे ना तो उसमें लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन होगा, इसमें ये वर्ड खास लिखना, उसमें वो कीवर्ड लिखना, ऐसे नहीं होगा। आपको मतलब समझाना है तो उसके लिए पहले खुद समझना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी होती कैसे और बनता कैसे। जितना आप सोचोगे उतना ही सब्जेक्ट को बहुत आराम से लिख पाओगे, प्रेशर नहीं रहेगा एग्जाम के दिन पे कि भाई ये कैसे याद करके जाए। क्योंकि इसके साथ जो टॉपिक है ना CF, उसमें कैसे मॉनेटरी लिमिट्स हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट फिनांस है तो भाई कितना आप बोरो कर सकते हो, वो ECB और ये सब चीज़ें जो आ जाती है अपनी कमर्शियल बोरोइंग्स और वो सब, तो उसमें आपको जो मॉनेटरी लिमिट्स याद रखनी पड़ती है उसमें चॉइस नहीं है आपके पास। तो वहाँ थोड़ा डेटा है जिसमें याद रखना है, तो बेटर है कि इसमें प्रेशर मत ही लो, तो आपका पेपर अपने आप बैलेंस हो जाएगा वैसा। और 40 मार्क्स का जो SM है, मेरे हिसाब से इतना पढ़ने के बाद जितना मैं आपको कराऊंगा 25 मार्क इसमें से आप आराम से कोई भी निकाल सकता है वैसा है। तो अगर 40 में से 25 आपके बन जाते हैं तो बाकी 60 में से भी आपको 25 ही लाने हैं एग्रीगेट बनाने के लिए। तो CF में जो प्रेशर है वो वैसे भी कम हो जाएगा, आप रिलैक्स होकर उस पर थोड़ा एफर्ट भी कर पाओगे और पेपर क्लियर कैसे होगा इसका कोई पैनिक नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है वैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में ही बात हो रही है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात हो रही है, जिसमें पहला कंपोनेंट है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। लीडरशिप की बात हो रही है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर टीम का कैप्टन ही विजनरी नहीं है तो टीम कभी जीतने वाली नहीं है, आपको पता है। ये आपको एक क्रिकेट टीम से भी रिलेट कर सकते हो, अभी आजकल IPL का सीज़न है तो उससे भी रिलेट कर सकते हो कि भाई जो लीडरशिप है, चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो, चाहे वो कैप्टन हो या ओनर हो, अगर उसका विजन ही नहीं है तो फिर वो टीम कहीं पहुंचने वाली नहीं है। तो एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, उसके बारे में यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं। वैसा स्टार्टिंग में आप देखो तो पहले पैराग्राफ में वापस डेफिनेशन दे दी। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स to voluntarily make decisions that enhance the prospects for the organization's long-term success while maintaining long-term financial stability। दूसरों को मोटिवेट करना है, अपनी टीम अपने डिसीजंस खुद ले सके, उनको उतना इंडिपेंडेंट बना के उतना उनको पावर देना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म सक्सेस हम अचीव कर सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके, इस तरीके के डिसीजंस लेने, ये एक लीडरशिप के लिए सजेस्टेड क्वालिटीज़ मानी जाएंगी। अलग अलग डिफरेंट लीडर अप्रोच हो सकती है जिसके वजह से आपकी कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कंपनी का ग्रोथ, उसका सक्सेस, ये सारी चीज़ें जो है लीडर के विजन के ऊपर डिपेंड करेंगी। वैसे टू सक्सेसफुली डील विद द चेंज ऑल एग्जीक्यूटिव्स नीड द स्किल्स एंड टूल्स फॉर बोथ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। तो ये स्किल्स जो है आप सब में होने चाहिए, तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे। अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और चेंज एक्सेप्ट करने की एक थॉट प्रोसेस अगर नहीं है आप में तो मार्केट से आउट होने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो मार्केट के साथ साथ चलते रहना बहुत ज़रूरी है और हर कंपनी ये करती ही है। आप देख लो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, कंपनीज़ को अपना विजन, अपना डायरेक्शन चेंज करना ही पड़ता है। कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो 100 साल से एक ही काम कर रही है और चले जा रही है।
हर कंपनी कुछ नया सोचती है कि मार्केट के हिसाब से हमें चेंज करना है, अपना रेवेन्यू मेंटेन करने के लिए हमें चीज़ों को अडेप्ट करना है, तो वो आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो लीडर ही वो डायरेक्शन दिखाएगा, ऐसी बात हो रही है। स्ट्रेटेजिक लीडर्स हैव टू वर्क इन एन अनसर्टन एनवायरनमेंट, इम्प्लाइड सी बात है। मेन पर्पस इज स्ट्रेटेजिक प्रोडक्टिविटी। Another aim of the leadership is to generate an environment in which the employees match the organization's need in context of their individual job. सबका इनपुट आना चाहिए। देखो एनवायरनमेंट तो अनसर्टन है और मार्केट तो आजकल बहुत ही ख़राब है। आज आपका अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस कल क्या हो जाए, यू नेवर नो। ऐसे एग्जांपल्स आपको दूंगा, मतलब अच्छी खासी कंपनी जिसको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, अचानक से ऐसे थ्रेट्स आ गए कि बिजनेस का जो बोलते हैं ना एग्जिस्टेंस है वही क्राइसिस में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस रिसेंटली हुए हैं, इस पर अपने बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लीडर का काम है कॉन्फिडेंस देना अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, ये रहेगा। फिर जो भी इंसेंटिव सिस्टम फॉलो होता है कंपनीज़ में, रिवॉर्ड सिस्टम, उसका एक बहुत अच्छा यूज़ करना आना चाहिए लीडर्स को। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे इंसेंटिव मॉडल चलता है। बैंकिंग में इंसेंटिव मॉडल बहुत चलता है और जिम इंडस्ट्री में इंसेंटिव मॉडल बहुत चलता है, क्योंकि बैंक्स में भी वही होता है कि जो भी स्टाफ है, जो सेल्स वाला स्टाफ है, उनको पे स्केल जो फिक्स वाला देते हैं वो नॉमिनल होता है। फिर ऐसा होता है भाई जितने अकाउंट ओपन करवाओगे उतना आपको पैसा मिलेगा, जितने लोन पास करवाओगे उतना पैसा मिलेगा। तो उसको ना वो बेचारे को रेस में लगा देते हैं। अब वो प्रेशर में, एंग्जाइटी में रहते हैं। टारगेट हर रोज़ सबको फ़ोन घुमा रहा है, सर एक अकाउंट ओपन करा लो, सर फैमिली अकाउंट ओपन करा लो, ये करा लो, वो करा लो। उस बेचारे पे प्रेशर है क्योंकि मंथ एंड में 10 अकाउंट खोल के देने हैं। नहीं हुआ तो 2-3 महीने तक कंपनी देखेगी, फिर टारगेट पूरा नहीं होगा तो निकाल देगी। वो बेचारा हमेशा टेंशन में रहता है। तो सेल्स वाली लाइन बहुत टफ हो जाती है, बिकॉज ऐसे बहुत ईजी लगता है, लेकिन आप किसी को कोई प्रोडक्ट बेच के दिखाओ, कन्विंस करो उसको कि भाई तू पैसे लगा इसके अंदर। अब बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप उसको ऑप्शन दे रहे हो, फिर उसको बोल रहे हो सर मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा 15,000 रुपये। अब वो क्यों रखेगा आपके लिए 15,000 रुपये? तो उसको कन्विंस करना कि अकाउंट ओपन करवा ले, ये बहुत टफ काम होता है। तो इट इज़ नॉट दैट ईजी। तो बैंकिंग में इंसेंटिव सिस्टम चलता है। अब देखो अगर इंसेंटिव नहीं रखा और फिक्स पे ही रख दिया तो एम्प्लॉय काम ही नहीं करेगा। बोले मेरी सैलरी मुझे मिल रही महीने की 20,000, 25,000, 30,000, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है बैंक के 2 अकाउंट खुले या 20, बट सैलरी मिल रही है 12,000, इतने में चलने वाला नहीं। अब जितने अकाउंट ओपन करवाऊंगा पर अकाउंट मेरे को 2,000 देंगे। 10 अकाउंट ओपन करा लिए तो 20,000, 20 ओपन करा लिए 40,000। अब वो रेस में लगा हुआ है। तो इंसेंटिव दिखेगा तभी तो वो काम करेगा। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप को ना ये रिवॉर्ड स्कीम और इंसेंटिव स्कीम का यूज़ करना चाहिए, और ये होता है जिम इंडस्ट्री में भी वैसे ही। अब ये फिर क्या है, वो पूरा बिजनेस ही हो गया। आप जिम जाओगे तो जिम इंस्ट्रक्टर की जो बेसिक फीस होती है वो 10-15 हज़ार की सैलरी पे होता है, तो 10-15 हज़ार की सैलरी पे। अब उसको प्रेशर है कि यार मैं 10 घंटे जिम में रहता हूँ, पैसा तो निकले। अब वो पीटी वाला सिस्टम है, पर्सनल ट्रेनर बन जाओ, जितना आप कस्टमर से पैसा निकलवाओगे उसमें रेशियो कर लेंगे, 40, 60, 70, 30 कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब वो क्या है ना, जो इंस्ट्रक्टर है वो बिना बात के भाव नहीं देगा आपको। नया नया जिम ज्वाइन करो ना, तो जितने भी ट्रेनर होते हैं सब जानबूझ के मुंह फिरा के चले जाते हैं। आप भी सोच रहे हो क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा। ट्रेडमिल पे चल रहे हो, आधा 1 घंटा चल लिया, फिर बोलो और क्या करूँ, और डंबल उठाना आता नहीं है, बारबेल उठानी आती नहीं है, कुछ ना कुछ गलत किए जा रहे हैं। कोई आके टोक देता है भाई ऐसे मत कर, इंजरी हो जाएगी। अब ट्रेनर को पूछो तो वो बिजी एक्ट कर रहा है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि फ्री में सिखाऊंगा तो रोज़ सीखने आएगा। फिर वो आपको बोलेगा अरे सर मैं तो क्लाइंट के साथ बिजी हूँ। आप भी ये काम करो, पीटी ले लो, इतने का पैकेज है, आपको मैं पूरा ट्रेनिंग दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। आपको लगता है यही रास्ता है, फिर आप उसको जो पैसा दे रहे हो उसमें से उसका कमीशन है, रेशियो उसका है, बाकी जिम वाले का है। फिर धीरे धीरे आपको सिखाएगा। बोले सर आपको वेट लॉस करना है? बोले हाँ। बोले ना जिम आओ ना, आधे घंटे पहले एक गोली खा के आओ, जल्दी वेट लॉस होगा। बोले बॉडी बना रही है, मसल गेन का पाउडर ले लो। पाउडर बोले हमारे यहाँ मिलता है बाहर काउंटर पे ही है। अब जितना वो आपको पाउडर बेचेगा उसमें भी उसका कमीशन है। तो इंसेंटिव सिस्टम है तभी तो एफर्ट कर रहा है, नहीं तो क्यों करेगा। तो 15,000 की सैलरी से अगर उसको 1 लाख रुपए निकालना है महीने का, तो पर्सनल ट्रेनर बनना पड़ेगा, प्रोटीन पाउडर बेचना पड़ेगा। वो पूरा बिजनेस मॉडल वैसा बना दिया। तो इंसेंटिव सिस्टम जो है वो कैसा है, वो चूहे को ट्रेडमिल पे दौड़ा रहे हो, भागे जा रहा है भागे जा रहा है, उसको बेचारे को पता नहीं है, नेवर एंडिंग है, वो चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो लीडर्स यूज़ करते हैं। कॉन्फिडेंस देने वाली बात ये होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग वाले देखें अलग ही चल रहा होता है। ठीक है, आपको BMW खरीदनी है तो ये करो वो करो, 2 साल में मैंने BMW ले ली, 3 साल में बंगला बना लिया, ऐसी सब बातें कर रहे होते हैं। हाँ बस वो सब चीज़ें सोशल मीडिया में काफ़ी चलती है। अब सुबह सुबह नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं, उनको तो क्या है ना, मोटिवेशन देना है सेल्स वालों को। नेटवर्क मार्केटिंग भी, प्रोडक्ट सेल्स, जो डोर टू डोर सेल्स वाले होते हैं उनमें भी वही है। उन बेचारों को इतना रिजेक्शन मिलता है कि 2 दिन में
डीमोटिवेशन और डिप्रेशन किसी को भी आ सकता है, क्योंकि हर दरवाजे जाओगे लोग दरवाजा मुंह पे बंद कर देंगे। कितने दिन आप में ऐसा मोटिवेशन आएगा, नहीं आज तो बेच के ही रहूँगा कुछ ना कुछ, होता नहीं है। तो रोज़ सुबह मैनेजर ना उनकी मीटिंग बुलाता है, मीटिंग बुला के ना फिर उनके साथ बातें कर रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है, ऐसे जोश में बात कर रहा होता है ना कि उसकी बात सुन के आपको इतना जोश आ जाएगा कि आप बॉर्डर पर लड़ने भी चले जाओगे कि नहीं आज तो दुनिया जीत लूँगा। वैसा तो लीडरशिप क्वालिटी है ना, कभी कॉन्फिडेंस देना, प्रमोट करना, मोटिवेट करना, वो करते रहना पड़ता है। सेल्स जॉब में ये काम बड़ा खतरनाक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक स्ट्रेटेजिक लीडर जो है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, किस तरीके से वो काम करता है, कुछ एडजेक्टिव्स दे रखे हैं आपको, उन एडजेक्टिव्स के अराउंड आपको समझाना है। पहला बोला है नेविगेटर। नेविगेशन का मतलब होता है रास्ता दिखाना, नेविगेट करना मतलब रास्ता ढूंढना, रास्ता दिखाना। तो लीडर वो होता है जो आपको सही रास्ता बताए कि कैसे हम कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आपका भी ग्रोथ हो सकता है और कंपनी का भी ग्रोथ हो सकता है, वैसा तो नेविगेटर। दूसरा बोले स्ट्रेटेजिस्ट, वो बात तो हो ही रही है, स्ट्रेटेजी बनाने का काम तो उसको करना ही है। एंटरप्रेन्योरशिप या वो जो क्वालिटीज़ है वो तो उसके अंदर होनी चाहिए। तो ऐसे सब पॉइंट्स रखे हुए हैं। मोबिलाइजर, मोबिलाइज करना मतलब चीज़ों को काम पे लगाना, जो चीज़ वहीं की वहीं पड़ी है उसको यूटिलाइजेशन में लेना, दैट इज़ मोबिलाइजर। तो कंपनी के रिसोर्सेज हैं, कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है, कंपनी के पास ह्यूमन रिसोर्स है, स्टाफ है, तो काम पे लगाओ उनको यार, उनसे यूटिलिटी लो। भाई ये बैठा रहता है दिन में 3-4 घंटे काम करता है, इसको और काम दो, पैसा पड़ा हुआ है कंपनी में, कुछ नया बिजनेस शुरू करो। तो मोबिलाइज करना आना चाहिए, रिसोर्सेज को यूज़ करना आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टैलेंट एडवोकेट। टैलेंट एडवोकेट का मतलब ये है कि भाई देखो यहाँ पे अगर आप वो रिलेटिव है, मेरा पहचान वाला है, ऐसा है वैसा है, ये करने जाओगे तो कंपनी तो ख़त्म हो गई। जो मेरिट पे है, जो टैलेंटेड है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, वो अप्रोच लीडर का होना चाहिए कि यार ये अब अपनी क्रिकेट टीम में भी होता है कितनी बार, जो IPL में मेरी टीम में खेलता है वही मेरी टीम में सिलेक्ट हो रहा है, फिर ऐसा हो गया ना, ये थोड़ा फेवरिज्म हो गया। अब दूसरी टीम का अच्छा प्लेयर है लेकिन IPL में तुम्हारा झगड़ा हो गया आपस में, 2-4 बातें एक दूसरे को बोल दी, अब मेन टीम में कैप्टन ले नहीं रहा उसको। ऐसा अगर आप करोगे तो टीम का तो अल्टीमेटली लॉस है। आपको ये देखना है कि यार IPL में अगर 8-10 टीम खेल रही है और उसमें अगर 150 प्लेयर है, वो 150 में से कौन से बेस्ट 11 है जो हम लोग मेन टीम में खिला सकते हैं। भले वो IPL में कोई भी टीम में खेलते हो तो लोकल टूर्नामेंट है, लेकिन जब नेशनल लेवल पे फाइट होगा, इंटरनेशनल लेवल पे फाइट होगा, तो हमारी इंडिया की तरफ से एक बेस्ट टीम जानी चाहिए, दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। तो वो अगर विजन लीडर में है तो एक अच्छा स्ट्रैटेजी बन सकती है, अच्छी टीम बन सकती है, अदरवाइज उल्टा पड़ जाएगा वैसा। नेक्स्ट पॉइंट कैप्टिवेटर। बिल्ड्स पैशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। वही मोटिवेशन वाला पार्ट हो गया कि आपको मोटिवेट करना आना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को कि यार हम ये अचीव कर सकते हैं एंड हमें इसके ऊपर एफर्ट करना चाहिए। वैसा ग्लोबल थिंकर, सोच बड़ी होना बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली आपने देखा होगा अपना जो ये वनतारा खोला हुआ है अंबानी ने, तो वनतारा की आइसक्रीम स्टार्ट किया ना, आइसक्रीम ब्रांड शुरू किया। अब सोचो इतना बड़ा वनतारा बनाया, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ज़ू बना दिया पर्सनल अपना, चलो वो सब तो ठीक है। अब तुम वहाँ पे गाय पाल रहे हो, गाय का दूध निकाल रहे हो, उस दूध की आइसक्रीम बना के बेच रहे हो, वो भी वो फूड ट्रक कार्ट टाइप का सेटअप है, और फिर आइसक्रीम का स्कूप है 750 रुपये का। बोला अब इतना बड़ा बिलियनर आदमी जिसके पास पैसे की कोई कमी है नहीं, वो जो चाहे वो कर सकता है, और वो कर क्या रहा है, वो आइसक्रीम बेच रहा है। तो विज़न की कमी है कहीं ना कहीं। सोशल मीडिया में काफ़ी बैकलैश भी हुआ कि यार इतना बड़ा बिलियनर है तो तू आइसक्रीम बेच रहा है, ये कोई बिजनेस हुआ? कुछ ऐसा कर। अमेरिका में देखो लोग AI पे बातें कर रहे हैं, बातें नहीं कर रहे, कंपनी बना रहे। रोज़ सुबह उठो क्लाउड वाला कुछ नया लेके आ जाता है, रोज़ सुबह उठो गूगल वाला जेमिनाई में कुछ नया फीचर लॉन्च कर देता है। इतना फाइट चल रहा है उन कंपनीज़ में कि आमने सामने लगे हुए हैं कि तूने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, कल मैं भी लॉन्च करता हूँ। फाइट है। इंडिया में देखो कौन कर रहा है, ये कोई है ऐसी कंपनी जो सुबह उठ के कुछ AI में नया लेके आती है? आइसक्रीम बेच रहे हो तुम, यार इतने करोड़ रुपए पड़े हैं, कुछ ऐसा सेटअप करो ना जिससे हम भी कुछ इन्वेंशन कर सके जो वर्ल्ड में आगे काम आए। तुम खाली कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच के उससे पैसा निकलवाने में लगे हो, लेकिन क्रिएट कुछ नहीं करना है। तो वो लैक ऑफ विजन है जो जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। और दूसरी कंपनीज चाइना में, अमेरिका में ये पैसा नहीं भी है तो कहीं से भी जुगाड़ करके कुछ नया कर रहे हैं। तो वो विजन होना बहुत ज़रूरी है एज ए लीडर, तभी आप कंपनी को आगे लेके जा सकते हो। दैट इज़ अ ग्लोबल थिंकर। अब इलॉन मस्क का एग्जाम्पल लो तो कुछ अतरंगी कर रहा होता है वो, जो कोई सोचता भी नहीं, वहाँ दिमाग लगा रहा है। वो फेल भी हो रहा है इतने साल से, तो भी एफर्ट तो किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बनेगा, क्योंकि उसकी सोच शायद आज से 50 साल आगे की है। तो उतने साल वो एफर्ट करता रहेगा तो कुछ नया क्रिएट कर पाएगा। तब तक फेलियर्स होने भी वाले हैं, बट वो एक विजन तो वैसा होना चाहिए कि हमें इस तरीके का कुछ क्रिएट करना है। तो वो एक स्ट्रेटेजिक लीडर का अच्छा पॉइंट है, ग्लोबल थिंकर वाला विजन होना चाहिए। नेक्स्ट, और ये विजन पहले के टाइम पे जिन लोगों में था उन्होंने इतने बड़े ब्रांड्स बनाए, अब चाहे वो रतन टाटा हो या धीरूभाई अंबानी हो। अब धीरूभाई अंबानी का स्टेटमेंट था 1985 या 90s में, अर्ली 90s में ही सेड कि डेटा विल बी द न्यू ऑयल। बोले जो आज तेल की कीमत है
पहले तेल का बिजनेस, पहले कपड़े का बिजनेस शुरू किया, देखो चेंज करना पड़ता है ना। जब कपड़े की डिमांड थी और इंडिया में कपड़ा बनाने वाला कोई नहीं था इतनी अच्छी क्वालिटी का, तो बोले मैं बनाऊंगा, कोई नहीं बना रहा है, तो भाई टेक्सटाइल में एंटर किया। टेक्सटाइल के बाद लगा गया टेक्सटाइल तो सैचुरेट हो रहा है, बड़ा कैसे बनेंगे। अब ऑयल जो है 90s में ऑयल की बात ज़्यादा हो रही थी, तो रिफाइनरी के बिज़नेस में एंटर हुए, वो सीखा, सेटअप किया, इतनी बड़ी रिफाइनरी बनाई। अब ऑयल का बिज़नेस भी एक पॉइंट पे ख़त्म होगा, लास्ट 20 साल से सुन रहे पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा धरती पे, फिर क्या करोगे। तो बोला उसका जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, तो टेक्नोलॉजी की तरफ गए, अब इतना बड़ा जियो प्लेटफॉर्म बना दिया। तो एक लीडर का अगर विजन ही नहीं है कि व्हाट नेक्स्ट, तो वो बिज़नेस को बड़ा कैसे करेगा। तो विजन होना बहुत नेसेसरी, ये पॉइंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। चेंज ड्राइवर का मतलब वही है सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना, ठीक है। और ये जो बात अपन कर रहे थे, फ्लेक्सिबल रहना। एंटरप्राइज गार्डियन, पूरी एंटिटी को प्रोटेक्ट करने वाला जो है उसका लीडर है। कल को कोई भी इशू आ गया तो अब क्या करे, तो भाई पूरी जो कंपनी का स्टाफ है वो तो लीडर को ही देख रहा है, सर आप बताओ क्या करना है। बोले तुमको कुछ नहीं पता, सब मेरे को पूछ रहे हो। अरे यार आप कंपनी के लीडर हो, आप ही हमको रास्ता दिखा रहे हो, आप विजनरी और थिंकर हो, तो आप बताओ क्या करना है, हम तो उससे आपसे काम करने के लिए रेडी है। लीडर ही कंफ्यूज है तो फिर वो रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, ऑब्वियस है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तो ये भी एक पूरा आंसर बन सकता है। स्ट्रेटेजिक लीडर के साथ क्या क्या टर्म्स कनेक्टेड है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या हो सकते हैं, वैसा है। अब आया अगला टॉपिक जो हमसे रिलेटेड है कि भाई अपने जैसे प्रोफेशनल्स, कंपनी सेक्रेटरीज का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या इनपुट, क्या रोल हो सकता है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। देखें, सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ रिलेटेड टू द टर्म एडवाइजरी। मतलब आप क्या कर सकते हो एज ए CS, अगर आप कंपनी में अपॉइंटेड हो तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट होगा, डेफिनेटली हो सकता है। आप एडवाइज़र का रोल प्ले कर सकते हो, और वो आप जानते ही हो, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लीगल एडवाइस करते हैं। तो वो लोग अगर कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो एक बार वो सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ROC के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपसे सलाह लेते ही हैं वो, तो आपका एडवाइज़र का रोल वहाँ पे रहने वाला है। तो इसके अंदर की लैंग्वेज में आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेन टर्म समझना ज़रूरी है। दूसरे पॉइंट में बोला है कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर्स। आप देखते हो अपने जितने भी यहाँ पे नोटिस देखते हैं, कंपनी से नोटिस आया, ईमेल आया, सब में नाम तो नीचे कंपनी सेक्रेटरी का ही है। तो स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट जो फॉर्मली हो रहा है वो आपके थ्रू हो रहा है वैसा, तो ये भी आपका एक रोल है। अब इसमें स्ट्रैटेजी का क्या काम है, देखो मीडिया के साथ क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, क्या बोलना ठीक रहेगा, क्या ठीक नहीं रहेगा, ये भी अपने आप में एक स्ट्रैटेजी। तो वो लीगली आप ही बता सकते हो कि सर ये स्टेटमेंट प्रेस को मत दो, ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो, ये लिखोगे तो इसका मतलब ये निकालेंगे। वो थोड़ा सा कॉशियस आपको रहना पड़ता है। डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग का काम आपका है। फ्लॉलेस का मतलब कि उसमें कोई एरर्स नहीं होने चाहिए। बोर्ड मीटिंग्स मैनेज करना, कमेटी मीटिंग्स मैनेज करना, ये सब अपन ने कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ है। कंप्लायंसेस मैनेज करना और रिप्रेजेंटेशन करना। NCLT में केस चल रहा है, कंपनी की तरफ से कौन जाएगा भाई, तो ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरी को ही भेजेंगे। तो ये सारे कंप्लायंसेस वाले काम, रिप्रेजेंटेशन वाले काम, ये आपका रोल रहता है कंपनी के मैनेजमेंट में। और हर चीज़ में स्ट्रैटेजी तो लगानी ही पड़ती है, इम्प्लाइड सी बात है, बिना सोचे समझे हम कोई काम नहीं कर सकते। बोलो यहाँ तक कुछ कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? तो सिंपल पॉइंट्स हैं। टॉपिक थोड़ा धीरे धीरे बिल्ड होगा, जनरल चीज़ें हैं स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ी सिंपल लग सकती है, बट जैसे जैसे केसेस आएंगे और चीज़ें ऐड होती जाएंगी। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें उन्होंने टर्म यूज़ किया है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। वापस वही बात है, देखो ये डेफिनेशन पढ़ोगे पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग इट स्ट्रैटेजी, डायरेक्शन, मेकिंग डिसीजंस, अलोकेटिंग रिसोर्सेज। इट में ऑल्सो एक्सटेंड टू कंट्रोल मैकेनिज्म। तो वही बातें तो सारी पीछे भी हो रही थी, तो थोड़ा रिपीट है, आगे बढ़ सकते हैं, सेम चल रहा है। स्ट्रेटेजी प्लानिंग के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है वो देखो। सबसे पहले बोला है कि स्ट्रेटेजी अगर आप बनाते हो, स्ट्रेटेजिकली बिजनेस में काम करते हो, तो रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। जब रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका और आगे काम करने का। फोकस रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाएगी कि हम सोच समझ के काम करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सोचेंगे इसके ऊपर, मेन वो चीज़ है। टीम वर्क रहेगा, टीम बॉन्डिंग रहेगी। कोई भी कंपनी अकेले नहीं चला सकता कोई इंसान। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा, वन मैन शो इज़ अ फ्लॉप आइडिया। जितना वन मैन शो दिखाने जाओगे ना, वो डिपेंडेंसी सारी कंपनी की आपके ऊपर हो जाएगी। हर कोई आप ही से पूछ के काम करेगा, अपना इनपुट कोई देगा नहीं, और कल को आप ऊपर नीचे हुए तो कंपनी गई। जितना आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेटेड लेवल पे लेके जाओगे उतना अच्छा है। अब मुकेश अंबानी ही सब कुछ नहीं है रिलायंस में,
अगर आज वो नहीं भी रहेंगे तो कंपनी चलेगी, और वैसे ही एक बिजनेस बड़ा बन सकता है। नहीं तो छोटा मोटा धंधा कैसा होता है, जो प्रोपराइटर है सब उसके ऊपर ही है, कल को उसको कुछ हो गया तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। वैसे क्राइसिस अगर रिलायंस लेवल पे आ गए तो सोचो क्या होगा। अब रतन टाटा नहीं भी रहे तो भी कंपनी तो चल रही है। मुकेश अंबानी ने भी वो अरेंजमेंट्स कर रखे हैं कि उनकी टीम वैसी है कि उनके बिना भी उनको डिसीजन लेना आता है। ही इज़ द फेस ऑफ द कंपनी, बट सारा दिमाग उन्हीं का है और उनके बिना काम ही नहीं चलेगा, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बड़ा बिजनेस आप नहीं बना पाओगे अगर आपको टीम वर्क में काम करना नहीं आता है, लोगों को अथॉरिटी देना नहीं आता है। भले आप सीनियर हो सबसे, लेकिन बाकी की अथॉरिटी तो आपको सबको देनी पड़ेगी। एक बोलते हैं ना, ऑटो पायलट मोड पे बिजनेस को लेके आना ज़रूरी है कि मेरे बिना भी मेरा बिजनेस चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको ग्रो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग उल्टा करते हैं, हर कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, मैं नहीं होऊंगा तो ये काम नहीं होगा। अरे वही तो प्रॉब्लम है, एक इंसान एक दिन में कितना काम कर लेगा। छोटा मोटा बिजनेस है, चलाना है करते रहो, लेकिन लेवल के ऊपर जाना है तो आपको ऑटो पायलट मोड पे लेके जाना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है। ये आएगा आगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट वाला स्वॉट एनालिसिस, पूरा टॉपिक है डिटेल में, इसलिए अभी उसको थोड़ा सा साइड लाइन कर रहा हूँ। वैसे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ये सब तो बातें इम्प्लाइड सी होती हैं, थोड़ा रिपीटेशन भी मिलेगा आपको। इसके बाद है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है। नेगेटिव पॉइंट्स भी तो होंगे कुछ, सब अच्छी बातें ही हो रही है कि स्ट्रैटेजी में सब कुछ अच्छा ही होता है। लिमिटेशंस में सबसे पहली बात यह है कि खर्चे वाला काम है। बड़ी कंपनीज बहुत बार प्रोफेशनल स्ट्रेटेजिस्ट को हायर करती है, कंसल्टेशन फॉर्म्स के पास जाती है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, उसके बाद डिसीजंस लेते हैं। बट जितना पैसा इनको दे रहे हो वो जस्टिफाई हो पाएगा कि नहीं, उतना फ़ायदा आप कर पाओगे कि नहीं, ये बहुत नेसेसरी है। आपने जो बड़ी कंपनीज देखते हैं ना, पेप्सी, कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, एप्पल, गूगल, जो भी है, ये बड़ी कंपनीज डायरेक्टली मार्केट में प्रोडक्ट पिच नहीं कर देती। मतलब अपना एक नॉर्मल इंसान का विजन ऐसा होगा कि यार एप्पल वाले के पास तो कितना दिमाग है, मैकडोनल्ड वाले के पास तो कितना दिमाग है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनी है, डाबर है, आईटीसी है, ये लोग तो इतने बड़े लोग हैं, ये तो जो सोचते होंगे सब सही पड़ता होगा, इनको सब समझ में आती होगी। बट रियल में ऐसा नहीं होता है। बड़ी से बड़ी मैकडोनल्ड्स भी स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशन के लिए दूसरी फर्म्स के पास जाती है, उनसे सलाह लेती है, क्योंकि स्टेक्स आर वेरी हाई। आप जो कुछ भी करने जा रहे हो उसमें आपका करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वन टाइम में, एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन इज़ अ बिगेस्ट थ्रेट। कि आज मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा कर दूंगा कंपनी के नाम से और वो फ्लॉप हो गया, बार बार फ्लॉप होता रहेगा तो कंपनी की ब्रांडिंग कम हो जाएगी कि ये कंपनी का कोई भरोसा नहीं है। 10 प्रोडक्ट लाती है, 4 तो फ्लॉप निकलते हैं। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, मारुति है, कार लॉन्च कर रही है, ऐसा थोड़ी कुछ भी सेगमेंट में कोई भी गाड़ी लॉन्च कर देगी मारुति के नाम से चल जाएगी। उनको पहले पूरा मार्केट स्टडी करना पड़ता है। वो स्ट्रेटेजिक फर्म्स को कंसल्ट करते हैं कि हम ये सेगमेंट में ये गाड़ी लाने का सोच रहे हैं, इज़ इट अ गुड आइडिया अकॉर्डिंग टू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केट। भाई आजकल लोगों की परचेजिंग पावर कैसी है, पेट्रोल कार को लेके उनका विजन कैसा है, डीजल कार को लेके उनके क्या थॉट प्रोसेस है, ईवी कार के लिए वो लोग कितना ज़्यादा इनकरेज्ड है, एंथुजियास्ट है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो एक कंपनी को हर चीज़ खुद से ही पता होगी नेसेसरी नहीं है, तो वो लोग बहुत बार एक्सटर्नल कंसल्टेशन लेते हैं, काफ़ी हैवी पैसा देते हैं, और जो कंसल्टेशन दे रहा है वो उनको अश्योर करता है कि हम मार्केट रिसर्च में हैं एंड वी अंडरस्टैंड द मार्केट, तो आप ये करो और ये मत करो। कल को उल्टा पड़ गया तो उनकी भी रेपुटेशन ख़राब होती है कि इनकी कंसल्टेशन हमने ली थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इनको खुद को नॉलेज नहीं, तो उनकी रेपुटेशन भी उनकी वर्क क्वालिटी पे डिपेंड करेगी। तो बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें बहुत पैसा खर्च करती है मार्केट सर्वे करवाने में और ये सब चीज़ों में, और कंसल्टेशन फर्म्स को बहुत हैवी पेमेंट करते हैं, तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो हमेशा करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है खर्चा ज़्यादा हो जाता है अंडरस्टैंडिंग में, और जो बेनिफिट है वो उतना मिलता नहीं है। एक केस हुआ था 90s में, पेप्सी का केस स्टडी है। जो कोला वाली कोल्ड ड्रिंक्स है, अपने कोका कोला और ये सब ब्लैक वाली जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है, एक टाइम पे ऐसा आया था कि कुछ नया इनोवेट करना है, और तब मार्केट में ऐसी बातें चल रही थी कि ये जो कोला वाले कोल्ड ड्रिंक्स है ये इन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तब ऐसा बोलते हैं पेस्टिसाइड मिलाते हैं इसमें, ये करते हैं वो करते हैं, बिकॉज वो ब्लैक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, विजिबिलिटी अंदर क्या मिक्स किया हुआ है, और रेसिपी तो सीक्रेट है। तो कहीं ऐसी मार्केट में डिमांड चली और पेप्सी ने अनाउंस किया कि हम एक ऐसी बेवरेज या कोल्ड ड्रिंक बनाएंगे जो ट्रांसपेरेंट होगी। ठीक है, आप देख सकते हो अंदर क्या है, विजिबल होगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगी, और टेस्ट आपको कोल्ड ड्रिंक जैसा ही मिलेगा। अब इन्होंने अनाउंस कर दिया, इस पर रिसर्च शुरू किया, साइंटिस्ट को हायर किया, बहुत पैसा खर्च किया कि भाई ऐसी रेसिपी बनाओ कि बेवरेज का टेस्ट मिले लेकिन कोल्ड ड्रिंक ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, आप ग्लास में डालो तो क्लियर होना चाहिए, आर पार दिखना चाहिए। बहुत खर्चा करके उन्होंने डेवलप भी कर लिया, उसको वो लोग लेके भी आए मार्केट में, लॉन्च भी किया। पहले तो इतना हाइप मच गया कि यार ऐसी कैसी कोल्ड ड्रिंक है कि एकदम आर पार दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है, ऐसा करके बना दिया उन्होंने। पहला साल तो बहुत ज़्यादा सेल चली, अब लोगों ने भर भर के पिया उसको,
लेकिन उसके बाद उनको लगा कि यार टेस्ट भी ठीक है, मतलब बहुत ओवर टेस्ट बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट फिर लोगों को वो इतना पसंद नहीं आया कि रिपीट वैल्यू मिले। पहली बार सबने ट्राई किया, सेकेंड ईयर से पूरा फ्लॉप। अब पेप्सी ने उसके पीछे इतना पैसा खर्च किया, इतनी इन्वेस्टमेंट की, इतना साइंटिफिक रिसर्च लगाया, मार्केट सर्वे किया, सब किया, लेकिन पूरा पैसा डूब गया। तो इतना बड़ा डिजास्टर था वो कि पेप्सी को उस लॉस से रिकवर करने में कुछ साल लग गए वैसे। अच्छा, कोका कोला पीछे पड़ गया। कोका कोला को तो कंपटीशन में तो एक दूसरे का बिजनेस जो है वो तो अटैक करते ही है। कोका कोला ने भी जानबूझ के सेम प्रोडक्ट निकाला मार्केट में, वो भी एक स्ट्रैटेजी थी, जस्ट उनको परेशान करने के लिए। और कोका कोला का कोई प्लान नहीं था लॉन्ग टर्म इसको चलाने का, लेकिन मार्केट में पेप्सी का एक ख़राब प्रोडक्ट के सामने उन्होंने अपना भी ख़राब प्रोडक्ट रख दिया और मार्केट को इतना इरिटेट कर दिया उस प्रोडक्ट से कि लोग अब वो प्रोडक्ट देखना ही नहीं चाहते। और धीरे धीरे कोका कोला ने खुद वो प्रोडक्ट मार्केट से हटा लिया और अपना मेन प्रोडक्ट जो ब्लैक वाला कोला है उसको प्रमोट करते रहे, वो बिकता रहा वैसा। तो ऐसी भी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज कंपनीज लगाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप रिसर्च में इतना खर्चा कर देते हो लेकिन फिर बाद में रिजल्ट पूरा फेल। टाटा नैनो दूसरा एग्जाम्पल है। रिसर्च और टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे टाटा नैनो के पीछे बहुत काम हुआ है। 40 तो पेटेंट रजिस्टर हुए टाटा नैनो बनाने में, क्योंकि कार बनाने का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो बरसों से चल रहा है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को उन्होंने चैलेंज किया टू रिड्यूस द कॉस्ट। और कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे, और ऑल्टरनेटिव ढूंढते ढूंढते उनको इतनी नई नई चीज़ें मिली जो आज तक कार इंडस्ट्री में हुई नहीं थी। तो टाटा नैनो के नाम पे 40 पेटेंट्स हैं, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड है। कार फ्लॉप हो गई, लेकिन कंपनी ने जो अचीव किया वो पेटेंट, वो उनके पास परमानेंट है। आज देखो हर चीज़ का टाइम होता है। 10 साल बाद अगर फिर से टाटा नैनो जैसी कार कॉन्सेप्ट जो है वो आ गई और पब्लिक ने एक्सेप्ट कर ली कि नहीं भाई बहुत महंगाई बढ़ गई है, सस्ती गाड़ी ठीक है, डेली कम्यूटेशन में, लोकल ट्रैवल में सही है, और चल पड़ी, वो पेटेंट्स उनको तब वैल्यू देंगे। तो आज वैल्यू नहीं मिली, फ्लॉप हो गया, लेकिन तब शायद वैल्यू मिल जाएगी, वैसा होता है। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ऐसी सब चीज़ें होती है। डेवलपमेंट ऑफ पुअर प्लान्स, देखो 2 चीज़ें होती हैं, या तो प्लान ख़राब है या एग्जीक्यूशन ख़राब है। दोनों में से अगर एक भी चीज़ ख़राब है तो गड़बड़ है। इतनी बार होता है कि फाइव थाउजेंड उसने 5 पे किया है। हाँ, पार्ट पे। हाँ, तो 2 चीज़ें होती है, या तो आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो स्ट्रैटेजी ही सही नहीं है, मतलब ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जब पुअर प्लानिंग होगी तो एग्जीक्यूशन तो डिज़ास्टर होने ही वाला है। कितनी बार ऐसा होता है कि स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है लेकिन आपने उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया। मूवीज़ में होता है बहुत बार, बोले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था लेकिन इन्होंने पिक्चर अच्छी नहीं बनाई, इतना अच्छा सब्जेक्ट था, थोड़ा और बेटर काम करते हैं ना तो इस सब्जेक्ट पे अच्छी मूवी बन सकती थी। बहुत बार ऐसा होता है। कितनी बार होता है बोला स्टोरी नहीं है, तो स्टोरी ही गायब है तो पिक्चर में एग्जीक्यूशन क्या होगा। तो ये दोनों में से अगर एक भी चीज़ मिसिंग है तो आपका प्लानिंग में फेलियर हो सकता है। तो इसलिए बोला पुअर प्लानिंग या फिर इम्प्लीमेंटेशन इशू, ये रहेगा। बोलो यहाँ तक कुछ कन्फ्यूजन क्लियर है, चीज़ें पॉइंट समझ आ रहे? चलो आगे देख रहे हैं और क्या है। अब इसके बाद जो टॉपिक है ना वो है आपका CSR। इन्होंने क्या किया, 2 दूसरे सब्जेक्ट के टॉपिक पहले चैप्टर में डाल दिए यहाँ पे। एक CSR डाला है, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दोनों आपने इस मेरे से ज़्यादा पढ़ा हुआ है जो इसमें है, क्योंकि CSR तो आपका पूरा सब्जेक्ट ही है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा पढ़ाना बाकी हो। आप देखोगे तो आपको सारे पॉइंट सेम ही मिलेंगे। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका ESG में कवर हो गया है। अब ये क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट जो इसमें रिलेट हो रहा है, स्टूडेंट जनरली यहाँ से छोड़ देते हैं कि भाई ठीक है CSR में पूछेंगे, यहाँ थोड़ी पूछेंगे। पहले ही पेपर में इन्होंने जून 24 में ऐसा किया था। जो मैंने पहली बार ऐसे में पढ़ा है, मैंने पक्का बोला था देखना यही करेंगे आपको। इस पेपर में CSR ज़्यादा पूछेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ज़्यादा पूछेंगे, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे आएगा। जून 24 का पेपर उठा के देखना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो पहला सेक्शन होता है कंपलसरी वाला 16 या 20 मार्क्स का, वो CSR पे था। एक ज़्यादा टॉपिक है भी नहीं, कुछ पेजेस ही हैं, बट आपने क्योंकि CSR दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ा है, यू विल फील कि यार ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट थोड़ी है। आप सोचो 40 मार्क्स में से 16 मार्क्स का CSR, मैं बोल के भेजा था कि छोड़ के मत जाना। अब जिन्होंने बात सुनी उनकी लॉटरी लग गई, जिन्होंने नहीं सुनी वो फंस गए, वैसा हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो CSR में पढ़ा, हाँ वैसा भी हो सकता है। गवर्नेंस का भी टॉपिक दिया हुआ है, अब वो ESG में आता है। तो क्या होता है ना कि दूसरे सब्जेक्ट के टॉपिक को अपन यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं देते, जब यहाँ पढ़ रहे थे छोड़ देते हैं। इसमें थोड़ी पूछेंगे, एकदम से पूछ लिया तो रिकॉल करने में टाइम लग जाता है। अब क्या होगा ना, किसी ने ऑप्शनल सब्जेक्ट में CSR के बदले कुछ और दिया होगा, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, फिर 16 मार्क्स का पूरा सेक्शन ही आ गया तो फंस गए। तो इसलिए इसको छोड़ के नहीं जाना है। बट क्योंकि आप CSR ऑलरेडी पढ़ चुके, एक बार आप पहले गो थ्रू कर सकते हो। कुछ नया मिलेगा तो बता दूंगा, बट ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। देख लो एक बार थोड़ा सा ऐसे ही पॉइंट्स देख लो।
सबसे पहले बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रोल रहता है गवर्नेंस में, ये सारे हेड पॉइंट्स हैं। फिड्यूशरी रोल, ये वर्ड आपने सुना होगा, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, फिड्यूशरी। डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंट परफॉर्मेंस तो आपको देना ही है और अकाउंटेबिलिटी भी आपकी है, जिम्मेदारी भी आपकी है। स्ट्रेटेजिक विजन, वैल्यू मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर ओवरसाइट, CS जो है वो आपको हेल्प करेगा। ये बोला अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर, इसको टुगेदर बोला जा रहा है कॉन्फॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस का मतलब है स्ट्रैटेजी पे काम करना, ग्रोथ करना, मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना। वैसा तो एक तो आपको परफॉर्म करके भी दिखाना है और जिम्मेदारी भी आपकी, आंसरेबिलिटी भी आपकी। वैसा कुछ गड़बड़ हुई तो यू आर अकाउंटेबल, वैसा हो गया। CS एज द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब कि जो वैल्यू ऐड करता है, एनहांस करता है, उसको कैटलिस्ट बोला जाएगा। ये थोड़ा केमिस्ट्री वाला वर्ड है, केमिकल्स में होता है। केमिकल रिएक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो चीज़ें ऐड करते हैं उनको कैटलिस्ट बोला जाता है, वर्ड वहाँ से आया। फिर देखो CSR शुरू हो गया, ये सब आपकी पढ़ी हुई चीज़ें हैं। CSR की डेफिनेशन भी डाल दी, कंपनीज एक्ट वाला पॉइंट भी उठा लिया पूरा, उसके बेनिफिट्स बता दिए, सारा हेड पॉइंट्स। कौन से फैक्टर से फ़र्क पड़ता है CSR में? ग्लोबल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपेरेंसी है, स्टेक होल्डर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सब पॉइंट्स होंगे। तो एक बार आप पहले रीड कर लो, मैं ऐसा नहीं कि कराना है तो पूरा करा दूंगा, उसका कुछ इशू नहीं, बट एक बार पहले पढ़ के देख सकते हो। फिर इसके बाद केस स्टडीज़ भी हैं इसके ऊपर, तो थियरी आप पढ़ के आ जाओ तो फिर केस स्टडी डिस्कस कर लेंगे। तो मैं मेरी तरफ से एक बार इसको पेंडिंग ही रख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भी कंप्लीट हो गया। एक रिलायंस की केस स्टडी है, एक टाटा स्टील की केस स्टडी है, ये दोनों मैंने समराइज़ करके रखी हुई है, मॉड्यूल की है, ये अपने डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी एक और केस लॉ दे रखा है, वो भी डिस्कस करेंगे। फिर आ गया टाटा स्टील का केस स्टडी में क्या हुआ है, ऐसा उसका केस का जो क्रक्स होगा उस पर देखो, ऐसा एक आध क्वेश्चन डाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते। हाँ, फेमस केस स्टडी होती है, डिस्कस हुई होती है, तो आपको पॉइंट्स तो ध्यान में होते हैं कि मेन बात क्या हुई थी, तो थोड़ा बहुत हिंट दे देंगे, लेकिन थोड़ा डायरेक्ट भी बन सकता है, एक आध क्वेश्चन रख भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गया, ये आपके ESG वाले पॉइंट्स हैं, इसमें भी सेम रखते हैं। एक बार आप थियरी पढ़ के देख लो, क्योंकि पूरा रिपीटेशन है, कुछ भी नया नहीं है। बोलो, क्लियर हुआ ये? अब इसमें एक बार ये CSR गवर्नेंस वाला पार्ट देख लो, कल अपन ये टाटा रिलायंस वाली केस स्टडी और एक जो केस लॉ है वो डिस्कस करेंगे, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज ही पढ़ लेना ताकि पेंडिंग नहीं रहे, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले क्या ये सब चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा दूँगा। ठीक है, बस इतना रखते हैं, रिमेनिंग पॉइंट्स पर कल कंटिन्यू करेंगे।